ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी खबर है। पीएससी के जवानों को प्रमोशन ना देने के गैर जिम्मेदार निर्णय को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। पीएससी जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं। शासन को जानकारी दिए बगैर निर्णय करने वाले अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस के जवानों का मनोबल गिराने वाला कोई निर्णय बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया। पीएससी के 900 जवानों को सीएम योगी आदित्यनाथ का सराहनीय आदेश है। यूपी पुलिस में इन जवानों को मिला था प्रमोशन, जब इससे वापस पीएससी में भेजे गए तो डिमोशन कर दिया गया। तो जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी मिली, इस पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए डीजीपी को निर्देश दिए कि इन सभी 900 जवानों को तुरंत प्रमोशन दिया जाए। सीएम ने शासन को निर्देश दिए हैं कि जिस अधिकारी ने भी सरकार के संज्ञान में लाए ये फैसला, उसके खिलाफ जांच कर रिपोर्ट दी जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तो पीएससी के 900 जवान हैं जिनका डिमोशन कर दिया गया। फिलहाल उनका प्रमोशन किया जाना था और डिमोशन करके उनको भेजा गया था। फिलहाल ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए हैं कि इनका जल्द से जल्द तत्काल प्रमोशन किया जाए और इससे पुलिस के जवानों का मनोबल ना गिरने पाए। तो पीएससी के जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, नाराजगी जाहिर करते हुए, और उस अधिकारी जिस अधिकारी ने यह किया है उस पर कार्रवाई करने की बात की गई है। तो जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब की है, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पुलिस महकमे के लिए बड़ी खबर है। पीएससी के 900 जवानों के लिए तत्काल प्रमोशन देने की बात की गई है। तो गैर जिम्मेदार निर्णय को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज नजर आए। पीएससी जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के आदेश दे दिए गए। शासन को जानकारी दिए बगैर निर्णय करने वाले अफसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम ओझा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अस्पताल से भेजी बेहद भावुक चिट्ठी। बीमारी के वक्त कठिन परेशानी में बड़ी मदद के लिए जताया आभार। मशहूर अभिनेता ने चिट्ठी में लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। बीमार है अनुपम श्याम ओझा, मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। पैसा ना होने के चलते इलाज में काफी परेशानी आ रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाज के लिए 20 लाख की मदद दी है। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं अनुपम श्याम ओझा, और अनुपम श्याम ओझा ने फिल्म सिटी के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। तो अनुपम श्याम ओझा एक बड़े कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ऐसे में अनुपम श्याम ओझा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इलाज के लिए मदद मांगी थी, जिसमें 20 लाख रुपए उनको दिए गए हैं इलाज के लिए। फिलहाल मशहूर अभिनेता ने चिट्ठी में लगाई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, और अनुपम श्याम ओझा ने फिल्म सिटी के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया था। तो मशहूर अभिनेता हैं अनुपम श्याम ओझा, जिन्होंने ये पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अस्पताल से ये चिट्ठी भेजी गई थी। बीमारी के वक्त कठिन परेशानी में बड़ी मदद के लिए आभार जताया है। अनुपम श्याम ओझा ने यहां पर आभार जताया है। मशहूर अभिनेता ने चिट्ठी में तस्वीर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की लगाई है। तो मशहूर अभिनेता ने चिट्ठी में सीएम योगी की तस्वीर लगाकर आभार जताया है। तो यूपी में आज हादसों का शनिवार रहा। अलग अलग 4 जगहों पर सड़क हादसे हुए। इस कड़ी में कुशीनगर के अंदर तेज रफ्तार लग्जरी बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर रायबरेली में तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। तीसरे हादसे में अमेठी के अंदर मॉर्निंग वॉक पर गई महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चौथी घटना की बात करें तो झांसी में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस हार्वेस्टर से टकरा गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये 4 हादसे कुशीनगर, रायबरेली, अमेठी और झांसी में हुए, जहां पर अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। में तो अभी भोर का टाइम था, हम लोग सो रहे थे, नींद में थे। जब गाड़ी पलटी होने लगा, महसूस हो गया गाड़ी पलटी हो गया, तो शांति से उसी में हम लोग पड़े रहे। तो जब थोड़ा शांति, पूरी गाड़ी पलटी हो गई,
उसके बाद में हम लोग बाहर निकले, जिसका जिसका बैग था उसका निकाले, बाकी जितने लोग आदमी वहाँ पे फंसे हुए थे उनको प्रयास किया निकालने का। काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, इसमें बच्चे भी थे। निकालने के बाद में फिर हम लोग भी फिर वापस जो है बाहर आए। घायल कम से कम नहीं तो 15-16 आदमी है, ज़्यादा घायल नहीं है, 15-16 आदमी घायल है। मैं हेड कांस्टेबल गंगा प्रसाद पीआरई प्रभारी 0390 थाना पूंछ जनपद झांसी में कार्यरत हूँ। क्या घटना हो गई है? घटना मुझे जरिए एमडीटी सूचना मिली कि अभी सड़क दुर्घटना बॉर्डर मोड़ व पूंछ के मध्य में हुई है। मैं सूचनाकर्ता की सूचना पर तुरंत विश्वास करके घटनास्थल पर उचित समय पर आ गया और आ करके मैंने देखा कि जो है बस नंबर GJ14X7095 द्वारा एक खड़े हार्वेस्टर UP 52Q2843 जो खराब हालत में था, हाईवे में खड़ा था हार्वेस्टर को पीछे से तेज़ गति से बस ने टक्कर मारते हुए हार्वेस्टर का आधा हिस्सा आगे का व बस दोनों बाएं साइड खाई में जा गिरी। मैं हेड कांस्टेबल गंगा प्रसाद पीआरई प्रभारी 0390 थाना पूंछ जनपद झांसी में कार्यरत। अब खबर आगरा से है, जहां पर थाना समाधान दिवस में पहुंचे आईजी सतीश गणेश। आईजी रेंज सतीश गणेश ने पहुंचकर थाना मल्लूपुरा में निरीक्षण किया। आईजी सतीश गणेश थाने का निरीक्षण करते नजर आए। थाना समाधान दिवस में पीड़ितों से आईजी ने बात की है। कई दिनों से चर्चा में है आगरा का थाना मलपुरा। जिले में सबसे ज्यादा क्राइम थाना मलपुरा में हुआ है। थाना पुलिस की कार्यशैली भी आईजी सतीश गणेश ने जानने की कोशिश की। कई घटनाओं के अनावरण के पीछे है थाना मलपुरा पुलिस, और ऐसे में थाना समाधान दिवस पर पहुंचे थे आईजी सतीश गणेश। और सतीश गणेश ने थाना समाधान दिवस के मौके पर यहां निरीक्षण भी किया थाने का। इसके साथ ही साथ जो तमाम समस्याएं लेकर आए थे यहां पर लोग, उनकी भी समस्याओं को सुना, क्या कार्यशैली है थाने की उसको भी समझा। तो थाना समाधान दिवस में पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे आईजी सतीश गणेश। आईजी रेंज सतीश गणेश ने थाना मलपुरा की कार्यशैली को भी समझा है। जहां चूक, जहां लापरवाहियां देखी गई, वहां पर तुरंत ही उन्हें ठीक करने के, दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मंत्री खड़ा रहे। जनरल फ्लोट आईजी रेंज सतीश गणेश ने निरीक्षण किया थाना मलपुरा का। आगरा का थाना मलपुरा आजकल क्राइम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और इस थाना मलपुरा के अंदर पहुंचे निरीक्षण के लिए आईजी रेंज सतीश गणेश। उन्होंने निरीक्षण किया, कार्यशैली को भी समझा, थाने का किस तरीके से कामकाज संभालता है उसको भी देखते भालते नजर आए। मंत्री खड़ा रहे। जनरल फ्लोट अब खबर हमीरपुर से, जहां पर दबंग ने राइफल से दूसरे पक्ष को पीटा। राइफल के बट से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। राठ के अंदर काफी बुलंद हैं दबंगों के हौसले, और ऐसे में दो पक्षों में अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ था। राठ इलाके के अंदर काफी बुलंद हैं दबंगों के हौसले। राइफल के बट से पीटने का वीडियो वायरल भी हुआ था, और उसके बाद इस वीडियो को देखते हुए दबंगों के हौसले साफ बुलंद दिखाई देते हैं। पुलिस का इकबाल, कानून का इकबाल काफी कमजोर नजर आता है। दो पक्षों में अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ था, और यह मामला सामने आया था हमीरपुर से। दबंग ने राइफल से दूसरे पक्ष को यहां पीटा है। राइफल के बट से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। तो राइफल के बट से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। ये
तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगे। राज्य के अंदर काफी बुलंद हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस वीडियो में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को कानून का कोई खौफ नहीं। खुलेआम यहां पर राइफल की बट से पीटा जा रहा है और पुलिस का खौफ ना होना, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि यूपी सरकार ने शुरू की बजट लाने की तैयारी। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को लेकर शुरू की है तैयारी। यूपी सरकार ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। 2020 और 21 के लिए राज्य का बजट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से नए वित्तीय वर्ष के लिए व्यय अनुमानों के प्रस्ताव मांगे हैं। सभी विभागों को 30 नवंबर तक प्रस्ताव देने का आदेश दिया गया। नए वाहनों के खरीद के साथ ही अनुपयोगी योजनाओं का प्रस्ताव न भेजने का निर्देश दिया गया। नई योजना के लिए प्रस्ताव तभी भेजें जब काम चालू योजना का काम पूरा हो गया हो। एसीएस संजीव मित्तल ने सभी विभागों के एसीएस को पत्र लिखा है। नए वाहनों की खरीद के साथ साथ नई योजनाओं का वित्त ना भेजें, पहले जो पुरानी चालू योजना है उनको समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाएं। तो अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उनसे बजट मांगा है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, का नए बजट की कार्य योजना शुरू हो गई है और सभी से बजट मांगा है, सभी विभागों से किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये यूपी सरकार का आखिरी बजट होगा जो अगले वित्त वर्ष के लिए जो है, जिसका प्रस्ताव जो है वित्त विभाग की तरफ से मांगा गया है। और जो अपर मुख्य सचिव है वित्त विभाग के संजीव मित्तल, उनकी तरफ से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष सबको जो है निर्देश भेज दिए गए हैं कि वो अपने विभागों से संबंधित आय व्यय का ब्यौरा यानी जो भी डिमांड हो बजट की वो 30 नवंबर तक भेज दें वित्त विभाग को। और निश्चित रूप से जो है, चूंकि ये सरकार का आखिरी बजट होगा तो जाहिर बात है इस पर सबकी निगाहें भी लगी होंगी, जनता की निगाह होगी और बहुत सरकार का भी होगा। सरकार को 2022 में विधानसभा के सामान्य चुनाव हो जाएगा। जाहिर बात सरकार की भी कोशिश होगी कि बजट को लोक लुभावन बनाया जाए, जनता से जुड़ा हुआ बनाया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव है 2022 में। तो जाहिर बात सरकार की पूरी तैयारी है कि एक अच्छा बजट लाया जाए। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के कारण तमाम दुश्वारियां हैं, इसीलिए जो है वित्त विभाग के निर्देश में साफ कहा गया है कि नए वाहनों की खरीद और अनुपयोगी प्रस्ताव बजट में न भेजे जाए और वही कार्य के लिए बजट मांगा जाए जो कार्य पूरा हो चुके हों और जिनके लिए और बजट की जरूरत है उसी पे प्रस्ताव भेजे जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी बजट तैयार करें और जितनी जल्दी तैयार हो जाए तो उसको तुरंत भेज दें। 30 नवंबर तक का वेट न करें, क्योंकि 30 नवंबर डेडलाइन है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा दारोमदार है और इसी तरीके के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम खुद इस पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि सरकार आलोक एक बात बहुत साफ है कि आने वाले साल का जो बजट होगा उसमें बहुत ज्यादा कुछ नई योजनाएं या तमाम विभागों को नए रिसोर्सेज ये उपलब्ध नहीं होने जा रहे, क्योंकि आने वाले 1-2 साल कोविड काल की जो एक अर्थव्यवस्था के लिए उसने कोविड काल ने एक बड़ी खाई पैदा की है, उसका असर दिख रहा है यानी कि बजट में भी। देखिए, बिल्कुल बजट में असर दिख रहा है, क्योंकि सरकार पहले ही सरकार ने निर्देश जारी किया था, तमाम कामों को रोक दिया गया, तमाम वित्तीय स्वीकृतियां भी जो है रोकी गई, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक लगा दी गई, तमाम कामों को जो है रोका गया कि जो कार्य चल रहे थे उन्हीं को पूरा करने के लिए पैसा सरकार की तरफ से जो है जारी किया गया। वित्त विभाग की तरफ से कोई नई योजना नहीं शुरू की गई है, उस पर रोक लगाई गई थी जो है। और तो अब कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि अब धीरे धीरे चूंकि चुनाव आ रहा है और अगला वर्ष भी नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर तैयारी शुरू की गई है और इसीलिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि समय रहते अगर प्रस्ताव मिल जाएगा तो सरकार के पास समय रहेगा आकलन करने के लिए। सरकार उसका अध्ययन कर पाएगी कि कौन से प्रस्ताव ज्यादा जरूरी है, किनके लिए बजट देना है, किनके लिए नहीं देना है, किसको कम या ज्यादा सरकार इस पर तय करेगी। क्योंकि देखिए, चुनाव 2022 में है और जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष में सरकार को जाना है, चुनाव के लिए जाना, तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बजट को लोक लुभावन बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा दारोमदार इस बजट पर जो है सरकार का भी है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के अंदर आज भारत श्रीलंका के बीच बैठक होगी। दोनों देशों के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन आपसी संबंधों में व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगा। संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आशान्वित है। पीएम मोदी ने कहा, हमें कोविड के माध्यम और कोविड के बाद की समय अवधि के बारे में अपने सहयोग में और वृद्धि करने के मार्ग खोजने चाहिए।
तो दोनों देशों के जो पीएम हैं वो आज द्विपक्षीय सम्मेलन करेंगे। आपको बता दें, महिंदा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच बातचीत होगी। शिखर सम्मेलन होगा भारत और श्रीलंका के बीच। दोनों देशों में कैसे सद्भाव बढ़ाया जाए, कैसे एक साथ चलने के रास्ते खोजे जाएं, इसको लेकर बातचीत होगी। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर करेंगे राजनीतिक चर्चा। नियुक्तियों को लेकर भी होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम से लौटने के बाद मुलाकात करेंगे। तो बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर यह बातचीत की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे सीएम मनोहर लाल और ये मुलाकात गुरुग्राम से लौटने के बाद होगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर होगी। गुरुग्राम से लौटने के बाद मुलाकात करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये बातचीत होगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। तो जेपी नड्डा आज एक बैठक करेंगे और बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी बातचीत यहां पर होने जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात करेंगे आज सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम से लौटने के बाद ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बातचीत रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल और इस बैठक के बाद यहां पर स्मृति ईरानी से मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत संभव है। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण 59 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 85,362 नए केस मिले हैं। देश में कोरोना के 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से 48 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे में मिले 85,362 नए केस। देश में कोरोना के लगभग 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना से 48 लाख से ज्यादा लोग ठीक अभी तक हुए हैं। देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना संक्रमण 59 लाख के पार हो गया है और लगभग 9 लाख से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के अंदर 85,362 नए केस सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।